तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और ये वीडियो इतनी शानदार है भाई। अगर आप इंग्लिश में बहुत एडवांस हैं तो भी आपके लिए काम की है, और अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक पे हैं, बहुत बेसिक बातें सीख रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम की है। मैं आपको बता दूं, मैंने ग्रेजुएशन तक के ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनसे अगर एक सेंटेंस लिखें और पूछ लिया जाए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो वो सब्जेक्ट तक नहीं बता पाते। और ये वीडियो आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता कौन है। तो आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना, ठीक है। चलिए, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे सबसे बेसिक फंडा क्या होता है। वो होता है कि आप ये देखिए कि किसी भी सेंटेंस में जो बात हो रही है वो किस चीज की जा रही है। जिसकी भी सेंटेंस में बात की जा रही होती है, जिस चीज के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में, उस उसको ही हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। उसी को ही हम कहते हैं सब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट सेंटेंस में बन कौन कौन सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का जो अधिकार है वो एक नाउन को भी है। मतलब एक नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है। दूसरा, कोई प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है वो भी किसी सेंटेंस में जो है क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। तीसरा, अगर हम बात करें किसी सेंटेंस में जो जीरंड है, जीरंड भी सब्जेक्ट बन सकता है। चौथा, अगर बात करें किसी सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव होता है वो भी सब्जेक्ट बन सकता है। अगर हम बात करें पांचवी, तो कोई नाउन फ्रेज हो वो भी सब्जेक्ट बन सकता है। छठी, अगर हम बात करें तो अगर कोई नाउन क्लोज है, नाउन क्लोज भी क्या हो सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, अगर आपको ये सारी चीजें पता हैं कि ये क्या होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो बन के। एक्चुअल में मैंने इसी सीरीज में जो फर्स्ट वीडियो डाला है उसमें मैंने इन सब के बारे में बता दिया है, ठीक है। और वैसे भी ये सारी बेसिक बेसिक बातें होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सबको पता ही होते हैं, फ्रेज और क्लोज वगैरह तो सबको पता ही होते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पता ही होंगे। नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट बनने का काम है ना, सिर्फ ये 6 चीजें ही ऐसी हैं इंग्लिश ग्रामर में जो सब्जेक्ट बन सकती है। इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं पहले ही। जैसे मैं सबसे पहले सेंटेंस की अगर बात करूं, सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। एक्चुअली इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राम, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है। और अगर राम की हम बात करें, राम क्या है, एक नाम है। नाम है तो नाउन है। राम एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन किसका काम कर रहा है, वो यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर बात करें दूसरे सेंटेंस की, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। अच्छा, रीडिंग कौन कर रहा है, कौन कर रहा है रीडिंग भाई, रीडिंग कर रहा है ही। यहाँ पे ही क्या है, ही किसी का नाम तो होता नहीं है, तो ही एक प्रोनाउन है, किसी नाउन की जगह पे आया होगा, ठीक है। तो ही एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो इसका मतलब है प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। भाई, हमने पहले सेंटेंस के जरिए आपको दिखाया कि नाउन एक सब्जेक्ट बन सकता है। दूसरे सेंटेंस के जरिए हमने दिखाया कि प्रोनाउन भी एक सेंटेंस जो सब्जेक्ट बन सकता है। थर्ड, डांसिंग इज फन। अच्छा, डांसिंग इज फन। देखिए, जो डांसिंग वर्ड है, वैसे तो डांस तो वर्ब होता है, लेकिन जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाए और वो वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने, मतलब नाउन का काम करने लगे। एक्चुअली नाउन या प्रोनाउन का काम होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, बेसिकली तो यही होता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा।
ऑब्जेक्ट भी है तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। लेकिन अगर ये काम कोई वर्ब करने लगे आईएनजी जोड़ के अपने साथ, तो उस वर्ब को फिर हम कहते हैं जीरंड। जी हाँ, जीरंड से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात होती है। जब वर्ब में लगा हुआ आईएनजी नाउन का काम करता है, जब वर्ब में लगा हुआ आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाए और फिर वो एक नाउन का काम करे, तो या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने लग जाए, तो वो जीरंड है फिर उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे डांसिंग एक जीरंड है और ये क्या है, डांसिंग इज फन। भाई नाचना तो जो है एक फन है। ठीक है, तो यहाँ ये सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डांसिंग है। वेल बात करते हैं इस सेंटेंस की। टू हेल्प अदर्स इज नोबल। भाई दूसरों की सहायता करना तो उत्तम बात है, अच्छी बात है। तो टू हेल्प अदर्स, इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, किस बारे में बात हो रही है, दूसरों की सहायता करने के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट होगा जी टू हेल्प अदर्स। टू हेल्प अदर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई इस इन तीन वर्ड का कोई अलग से सब्जेक्ट तो इनमें है नहीं, तो इसका मतलब ये एक फ्रेज है। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें अलग से सब्जेक्ट वर्ब मिलके एक एग्रीमेंट ना हुआ हो, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका सेंस बनता हो, कंप्लीट सेंस ना बनता हो, आधा अधूरा सेंस बनता हो, उसे हम कहते हैं फ्रेज। और ये एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्यों इसको कहेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में ये एक नाउन का काम कर रही है। नाउन का काम मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बनी हुई है पूरी फ्रेज। टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करना, इज नोबल। ठीक है, तो जो ये टू हेल्प अदर्स है, ये यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट होगा। पूरा सब्जेक्ट होगा मतलब कि नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज भी क्या कर सकती है, एक सब्जेक्ट का काम कर सकती है। इससे पहले मैंने आपको जीरण बता ही दिया। अच्छा, अगर नेक्स्ट ये बात करें नेक्स्ट सेंटेंस में, व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही वांट्स इज अनक्लियर। वो क्या चाहता है ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। व्हाट ही वांट्स, तो देखिए यहाँ पे ही वांट्स सब्जेक्ट, ही वांट्स चाहता है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट बन गया। लेकिन जब ये तीन वर्ड जुड़े, व्हाट ही वांट्स, जो वह चाहता है, अब इस पूरे के बारे में बात हो रही है। इज अनक्लियर, वह अस्पष्ट है, जो वह चाहता है वह अस्पष्ट है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब जुड़ते ही ये जो तीन वर्ड का जो ये ग्रुप बना है, ये ग्रुप हमारा फ्रेज नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लोज। फ्रेज क्यों नहीं कहलाएगा, फ्रेज तब बोलते जब इसमें सब्जेक्ट या वर्ब का एग्रीमेंट नहीं बनता, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब मिलते ही तो क्या बन जाता है, क्लोज बन जाता है। तो यहाँ पे ये एक क्लोज है, और ये क्लोज कैसी है, ये एक नाउन क्लोज है जो नाउन का काम कर रही है। ठीक है, अगर आप क्लोज पढ़ेंगे ना भाई, डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, तो उसमें आप पढ़ोगे कि जो डिपेंडेंट क्लोज होती हैं वो किसी भी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सुबॉर्डिनेट क्लोज होती हैं। सुबॉर्डिनेट क्लोज में जिनको वो डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, इसमें क्या होती हैं, नाउन क्लोज होती हैं, एडजेक्टिव क्लोज होती हैं, एडवर्ब क्लोज होती हैं। तो ये एक नाउन का काम कर रही है एक्चुअली ये वाली क्लोज, तो इसीलिए ये क्लोज कहलाएगी हमारी नाउन क्लोज, जो कि यहाँ पे इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का काम कर रही है। What he wants is unclear, वह जो चाहता है अस्पष्ट है। It is raining, it is raining, एक्चुअली इट के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ। It is raining, इट तो कुछ होता ही नहीं है, बात तो रेनिंग के बारे में हो रही है, बारिश के बारे में ही हो रही है। ठीक है, तो रेनिंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट का जो काम कर रहा है वो इट कर रहा है, इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। ठीक है, जब कभी भी कोई सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट इट या देयर बन के आए, मैं आपको बता दूं, इनको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इट यहाँ पे क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है। एक्चुअल में जो इसका सब्जेक्ट है वो रेनिंग ही है, वो इसका रियल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। बाहर बारिश हो रही है, अच्छा किसके बारे में बात हो रही है, बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है उसी के बारे में बात हो रही है। और वो कर क्या रही है बारिश, जिसके बारे में बात हो रही है, अरे वो बारिश ही तो हो रही है, मतलब क्रिया भी वही है, कर्ता भी वही है, और जो हो रहा है वो भी वही है। जब तीनों चीजें एक ही हो जाए, जो मतलब हमें अब क्या करना पड़ेगा, हम इसमें सिर्फ टेंस के बारे में बता रहे हैं कि बारिश जो है वो हो रही है, अभी है, तो इसके लिए तो इज आ गया टेंस बताने के लिए। बाकी जो हमारे पास है रेनिंग, रेनिंग ही असली सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, डमी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इसमें
रियल सब्जेक्ट ट्रेनिंग होगा और डमी सब्जेक्ट इट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे देयर आर मेनी बुक्स, देयर आर मेनी बुक्स, बुक्स के बारे में बात हो रही है, मैनी बुक्स के बारे में, ठीक है। तो देयर के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ बुक बात हो रही है मैनी बुक्स के बारे में, इसलिए देयर एक डमी सब्जेक्ट है और मैनी बुक्स जो है उसका रियल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने जो आर यूज किया है वो मैनी बुक्स, ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर यूज किया है। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैनी बुक्स ना होके यहाँ पे वन बुक होता, वन बुक, तो देयर आर वन बुक नहीं आता, देयर इज वन बुक ऐसे आता है ना, देयर इज अ बुक, इस तरीके से आता। तो इसीलिए ये इसका अगर हम जो है नंबर चेंज करते हैं, इसको प्लूरल से सिंगुलर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम वर्ब भी फिर सिंगुलर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सब्जेक्ट ये है भाई, वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, तो इसका मतलब असली सब्जेक्ट इसका मैनी बुक्स है, ठीक है। देयर यहाँ पे क्या है, डमी सब्जेक्ट है। बात करेंगे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसका जो सब्जेक्ट है जनाब, वो सब्जेक्ट है हमारा यू। जी हाँ, आपको कई दफा कई वीडियोस में बताया जा चुका है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है अल्टीमेटली वो होता है क्या, यू। ये मतलब हमेशा के लिए, मतलब एक सिद्धांत है ये। मान लीजिए हेल्प द पुअर, ठीक है, ये किसी को एक सजेशन दिया जा रहा है कि भैया आप गरीबों की सहायता कीजिए, तो इसमें बात जो हो रही है आपके बारे में हो रही है, आप कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा यू, वो अंडरस्टूड होता है, वो उसको लिखते नहीं है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए, किसको बोला, ये यू को बोला ना, दरवाजा खोल दीजिए, ओपन द डोर, है ना। तो इस यू, इसका सब्जेक्ट यू है, लेकिन यू बोला नहीं जाता कभी, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें इन्फिनेटिव, देखिए जो ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव की बात करें, ये क्या होता है और ये सब्जेक्ट कैसे बनता है। इन्फिनेटिव की बात करें तो जब कभी भी टू प्लस कोई वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म बेसिक फॉर्म होती है, अगर बेस फॉर्म वर्ब किया जाए तो इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। अब जैसे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आ जाए, उसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव, और वो एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है। जैसे मैंने नाउन फ्रेज में बताया आपको, टू हेल्प अदर, तो हेल्प एक वर्ब है, इसके साथ टू लग के आया, और अब ये क्या कर रहा है, ये अब कर रहा है एक सब्जेक्ट का काम, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, देखिए इन्फिनेटिव के बारे में जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो इन्फिनेटिव के बारे में होगी, और सच बता रहा हूँ इतनी शानदार तरीके से इन्फिनेटिव में समझाने वाला हूँ, मतलब आपको मजा आ जाएगा। तो अगर इन्फिनेटिव आपका क्लियर नहीं भी है अभी, तो अभी इसको आप ऐसे रखिए कि ये सब्जेक्ट बन सकता है जब कभी भी कोई वर्ब की बेसिक फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म आ जाती है टू के साथ, तो ये एक नाउन की तरीके से काम करता है और ये सब्जेक्ट बन सकता है। और इन्फिनिटी फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में बहुत क्लियर करने वाले हैं, बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो अभी इन्फिनेटिव आप याद रखेंगे। तो आज मैंने आपको अभी बताया क्या, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे सेंटेंस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ ये 6 चीजें ही कर सकती हैं। अगर आपने ये कर लिया तो ऑनेस्टली कम से कम ये इंसल्ट आप अपनी नहीं कराओगे कि कोई टीचर आपसे पूछ ले कि चल भाई सब्जेक्ट बता के दिखा इस सेंटेंस का, और आप गलती कर दें। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से समझा है तो ऑनेस्टली आप जीवन में अब कम से कम सब्जेक्ट तो बता ही देंगे सेंटेंस का, ठीक है। अगर आप ये सीख गए हैं तो मुझे इस सेंटेंस का इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, इसका आप मुझे बताएंगे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कमेंट्स में बताएंगे अगर आपने वीडियो प्रॉपर पूरा देखा है। दूसरा एक क्वेश्चन आपको और बता के जाता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सबने पढ़ा ही होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं, सेकंड सेंटेंस में टू आर इज ह्यूमन, भाई गलती करना जो है वो तो इंसान का स्वभाव है, इसमें मुझे बताएंगे ह्यूमन वर्ड जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये एक नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन, जो भी है आप मुझे बताएंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, तो आप मुझे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से बताएंगे कि ह्यूमन वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है। और अगर आपको ये तरीका मतलब शानदार लगा, कुछ अलग लगा,
तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए गुड नाइट।